हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारी थ्योरी की सीरीज कंप्लीट हो गई है। आज से हम लोग रियल इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी हाई लेवल डिजाइन इंटरव्यू को अप्रोच करने के क्या स्टेप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं बताना समय नहीं देना है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर कर देना है। खुद इंटरव्यूअर से आप पूछ सकते हो कि मेरे मंथली एक्टिव यूजर कितने हैं। ठीक है, मंथली एक्टिव यूजर का मतलब एक मंथ में कितने लोग आपको सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो यूजर जनरली आपको कोई अजीब सा नंबर देगा, जैसे 100 मिलियन बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इससे आपको कैलकुलेट करना है कि एक दिन में कितने आएंगे। तो 30 से डिवाइड करोगे, उसके बाद एक सेकंड में कितने आएंगे, तो एक दिन में जितने सेकंड होते हैं उससे डिवाइड करोगे। सब कुछ बवाल करने के बाद सपोज कर लो ऐसा आता है कि पर सेकंड आपके पास 10 के रिक्वेस्ट आ रही है। इसको बोला जाता है QPS, क्वेरी पर सेकंड। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, या मान लो 100 के रिक्वेस्ट कुछ कुछ करके आई। मतलब ये देखो यार, ये IIT का एग्जाम नहीं है जहां पे आप मैथमेटिक्स लगा रहे हो। आप बोल देना, बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है, ऐसा होना सपोज क्वेरी पर सेकंड इज 100 के। ये स्टेप 1 हो गया। इसी में आपको बोलना होता है कि इस 100 के में किसी भी सिस्टम में इन जनरल राइट रिक्वेस्ट कम होती है, रीड ज्यादा होती है। तो आप ऐसे बोल सकते हो इमेजिन करके कि सपोज करो 10 के राइट रिक्वेस्ट। राइट रिक्वेस्ट का मतलब ऐसी क्वेरीज जो डेटाबेस में कुछ लिख रही हैं। और मान लो रिमेनिंग 90 के रीड रिक्वेस्ट है। रीड रिक्वेस्ट का मतलब जो डेटाबेस में कुछ मॉडिफाई नहीं कर रही है, केवल रीड कर रही है। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप। इसी में एक होता है DAU, डेली एक्टिव यूजर। तो हमने जो मंथली एक्टिव 100 मिलियन लिए थे ना, इसी को 30 से डिवाइड कर दो तो डेली एक्टिव आ जाता है। फिर उससे पर सेकंड का निकाल दो। तो पर सेकंड में मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 10 के राइट रिक्वेस्ट आई, 90 के रीड रिक्वेस्ट आई। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिस्टम को बाद में गवर्न करेगा, अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 पे। ठीक है, स्टेप 2 है हमारा एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो आजकल जितने भी मॉडर्न वेब सिस्टम्स हैं, सब में कुछ ना कुछ एंड पॉइंट होते ही हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल सपोज करो, तुम्हें यूआरएल शॉर्टनर ही बनाने को दे दिया। तो यूआरएल शॉर्टनर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, यूजर लॉन्ग यूआरएल भेजेगा, तुम्हारा सिस्टम उसको उसकी शॉर्ट यूआरएल दे देगा। या यूजर शॉर्ट यूआरएल भेजेगा, उसके बाद रीडायरेक्ट करने के लिए लॉन्ग यूआरएल भेज देगा। तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई वीडियो वायरल चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे उसको पोस्ट करते हैं ना। तो ट्विटर में कैरेक्टर लिमिट होती है, तो इतनी लंबी यूआरएल तो वो लोग पोस्ट करेंगे नहीं। तो वो बिटली या टाइनी यूआरएल सर्विस यूज करके उसकी शॉर्ट यूआरएल बनाते हैं और वो ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एंड पॉइंट डिस्कस कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे यूआरएल शॉर्टनर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट एंड पॉइंट होगा, जिसमें शॉर्टन करके एंड पॉइंट का नाम होगा। और उसमें जो आप डेटा भेज रहे होगे पेलोड में, लॉन्ग यूआरएल यूजर भेजेगा, यूजर लॉन्ग यूआरएल भेजेगा, बदले में आपका सिस्टम उसको शॉर्ट यूआरएल देगा। यहां मैंने पाथ पैरम के लिए दिखा दिया है, मगर यूजली पोस्ट रिक्वेस्ट जो होती है ना, अच्छा चलो इस पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट में कैसे डेटा भेजते हैं, क्वेरी पैरम, पाथ पैरम और बॉडी पैरम में क्या डिफरेंस होता है, गेट में कैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं। बट ऐसे समझ लो कि आपको एंड पॉइंट गिनाना है हाई लेवल डिजाइन में, और आपको बताना है कि आप डेटा क्या भेजोगे। ये आपको बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है कि ये बॉडी पे जाएगा कि किस पे जाएगा। ये हाई लेवल डिजाइन का इंटरव्यू है। दूसरा एक एंड पॉइंट होगा गेट। गेट में आप क्या करोगे, गेट में लॉन्ग यूआरएल का एंड पॉइंट होगा। ये एंड पॉइंट का नाम आप कुछ भी सोच सकते हो। इसमें क्या होगा, यूजर एक शॉर्ट यूआरएल भेजेगा और बदले में उसको हम लोग, हमारा सिस्टम लॉन्ग यूआरएल दे देगा। क्या HTTP स्टेटस कोड आएगा वो सब आपको नहीं बताना, आपको सिर्फ नाम बताना है, आपको सिर्फ मेथड बताना है, यूआरएल का नाम बताना है, डेटा क्या भेजोगे उतना बताना है। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया। उसके बाद हर सिस्टम में कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब ये सब चीजें ना, क्लैरिफिकेशन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपके दिमाग में आता रहेगा। जैसे एक पर्टिकुलर सिस्टम का आप डिजाइन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो रटने वाली चीज है, बट वो रटने वाली चीज नहीं है।
इस वीडियो को देख के आपको समझ में आएगा, दोबारा हो सकता है किसी और सिस्टम के डिजाइन में वही चीज यूज हो रही हो, ठीक है, तो यहां से समझा यहां लगा दिया, वही चीज होती है। तो क्लैरिफिकेशन स्टेप में क्या होता है ना, एग्जांपल लेके मैं यूआरएल शॉर्टनर का ही चल लेता हूं। तो देखो यार, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेम टाइम पे दो अलग अलग यूजर, ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है, इसने भी सेम लॉन्ग यूआरएल भेजी, वही सेम लॉन्ग यूआरएल इसने भी भेज दी। तो आपका सिस्टम बैकएंड में एक शॉर्ट यूआरएल इसके लिए जनरेट करेगा जिसकी मैपिंग होगी इस लॉन्ग यूआरएल के लिए, है ना। और सिमिलरली एक ये लॉन्ग यूआरएल इस यूजर ने भी भेजी है ना, तो क्या आप इस यूजर के लिए एक दूसरी शॉर्ट यूआरएल बनाओगे और उसकी मैपिंग इस लॉन्ग यूआरएल से करोगे, या फिर क्योंकि लॉन्ग यूआरएल दोनों सेम है तो एक ही शॉर्ट यूआरएल बनेगी जिससे मैपिंग होगी इस लॉन्ग यूआरएल की। तो इस तरह के क्लैरिफिकेशन ना आपको इंटरव्यूअर से लेने पड़ते हैं। एज्यूम मत कर लेना कि दोनों यूआरएल लॉन्ग यूआरएल सेम है तो सेम शॉर्ट यूआरएल बन जाएगी, इससे मैप हो जाएगी। आपको पूछना पड़ता है इंटरव्यूअर से, ठीक है। देखो सिस्टम डिजाइन में ना तुम्हारी नॉलेज नहीं स्किल का टेस्ट होता है, तो तुम्हें इंटरव्यूअर से हर चीज क्लैरिफाई करनी होगी, वरना इंटरव्यूअर ये अज्यूम कर लेगा कि सिस्टम डिजाइन मतलब ये डाउट्स क्लियर नहीं करता है। तुमने सिस्टम बना के दे दिया, बाद में पता लगा कि अरे यार ये चीज तुमने क्लैरिफाई नहीं की, है ना। जैसे तुम लोग डेवलपमेंट भी करते होगे तो एक तुम लोग को बीआरटी दी जाती है, डेवलपर और बिजनेस के बीच में डिस्कशन होता है, उसके बीच में कुछ डिसीजन होता है, फिर बिजनेस तुम्हें एक बीआरटी बना के देता है जिसके बेसिस पे डेवलपर डेवलप करते हैं, ठीक है। मतलब अच्छी कंपनियों में तो होता है, बाकी पता नहीं मेरे को, ठीक है। उसके बाद आता है क्लैरिफिकेशन हो गया, फिर स्टेप 4 आता है, ठीक है। हाँ, स्टेप 4 के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेप 4 होता है प्रोसीड विद आर्किटेक्चर। प्रोसीड विद आर्किटेक्चर, बट डोंट थिंक अबाउट स्केलिंग। अभी के लिए ना आपको स्केलिंग के बारे में नहीं सोचना है कि वो जो मैंने स्टेप 1 में बताया था 10 के रिक्वेस्ट है, अभी वो सब मत सोचो, एकदम नॉर्मल सोचो कि आपका आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा, ठीक है। तो चलो लॉन्ग यूआरएल शॉर्ट यूआरएल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उस केस में आपका आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा यार, यहां पे आपका ब्राउजर होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपका एक वेब सर्वर होगा, ठीक है। वेब सर्वर के लिए एक लोड बैलेंसर होगा, उस लोड बैलेंसर को ऊपर कनेक्ट किया होगा डीएनएस से। ये सब मैं अपने थ्योरी के वीडियो में बता चुका हूं। और ये लोड बैलेंसर का आईपी यहाँ पे होगा, क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस पे, डीएनएस ये आईपी देगा, ठीक है, इस लोड बैलेंसर का। उसके बाद यहाँ पे टीएलएस एसएसएल कनेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद वेब सर्वर कनेक्ट होगा एक ऐप सर्वर से, ठीक है, इसी को एपीआई सर्वर भी बोल देते हैं। तो हमने जो एंड पॉइंट डिस्कस किए थे सेकेंड स्टेप में, वो एंड पॉइंट इसी एपीआई सर्वर में जाएंगे, है ना। और ये एपीआई सर्वर कनेक्टेड होगा डेटाबेस से, ठीक है। अभी आपको इसमें सीडीएन रेडिस पेडिस कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि वो कैशिंग पैशिंग ये सब जो होते हैं ना, वो मैकेनिज्म काम आते हैं जब स्केल होता है सिस्टम। स्टेप क्या है कि थिंक अबाउट द आर्किटेक्चर विदाउट थिंकिंग अबाउट द स्केलिंग। बेसिक बन गया। इतना बनाने के बाद अब देखो यहां पे एक और चीज है, इसको इन जनरल बोल दिया जाता है क्लाइंट लेयर, ठीक है। और ये होती है आपकी एपीआई लेयर, जहां पे आपकी मल्टीपल सर्विसेज आती हैं, माइक्रो सर्विसेज वगैरह, और ये हो जाती है डेटाबेस लेयर। तो कई इंटरव्यू के क्वेश्चंस कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जिसमें आपका फोकस क्लाइंट लेयर पे ज्यादा जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वगैरह में वेब सॉकेट ये सब ब्राउजर से होता है ना, ब्राउजर से कनेक्शन बैठता है, तो वहां आपको ऐसा लगेगा कि पूरा आपका इंटरव्यू का डिस्कशन क्लाइंट साइड पे हुआ है। कुछ सिस्टम में पूरा फोकस एपीआई सर्वर पे जाता है, मतलब मिडल लेयर जो ये है, जैसे कि गूगल डॉक्स, गूगल मैप, उसमें ये ग्राफ की एल्गोरिथम्स लगती हैं वगैरह वगैरह, तो सारा फोकस इंटरव्यू का यहां पे रहेगा। कुछ क्वेश्चन में पूरा इंटरव्यू फोकस डेटाबेस पे रहता है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बुक माई शो, उसमें ना इंटरव्यूअर आपसे टेबल्स की डिजाइन पूछेगा कि कैसे आपके टेबल्स दिखेंगे वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको एक अंदाजा बैठने लगेगा कि हमारा जो इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा गया है उसमें मुझे फोकस इस पार्ट पे करना है कि इस पार्ट पे करना है कि इस पार्ट पे करना है। बहुत बार जब मैं इंटरव्यू लेता था
मैंने ये ऑब्जर्व किया था, बच्चे क्या करते हैं ना, मान लो मैंने पूछा कि बताओ कि व्हाट्सएप का डिजाइन, मतलब बहुत वेग क्वेश्चन आते हैं सिस्टम डिजाइन के, एक लाइन लिख देगा डिजाइन व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप में वेब सॉकेट वगैरह होता है, तो बैकएंड में तो क्या टेबल में क्या ही होता होगा, किसने मैसेज भेजा, कब भेजा, वो सब स्टोर होता होगा। तो बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा फोकस कर देते हैं। तो कुछ इंटरव्यूअर अच्छे होते हैं, वो आपको बोल देंगे हाँ सपोज करो ये सब हो गया, अब मुझे बताओ वेब सॉकेट के बारे में। बट कुछ इंटरव्यूअर कैसे होते हैं ना, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, हाँ हाँ करते रहेंगे, और बाद में बोलेंगे कि डिजाइन के बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि आपने ये चीज डिस्कस नहीं की। और सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू का ऐसा कोई फीडबैक भी नहीं आता है। डीएसए में तो आपको पता लग जाएगा टेस्ट केस रन हुए कि नहीं हुए, सिस्टम डिजाइन में आप सोचते रह जाओगे क्या गलती हो गई। तो ये हो गया आपका बेसिक आर्किटेक्चर, ठीक है। अभी इसमें एपीआई गेटवे भी दिखा सकते हो, बट बहुत ज्यादा ऐसे नहीं। अच्छा, जो मैंने डिटेलें बताई थी कि एक डीएनएस लगता है, एक टीएलएस एसएसएल होता है, तो अब जैसे यूआरएल शॉर्टनर का एग्जांपल है, तो बहुत ज्यादा ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि टीएलएस एसएसएल होगा, ये तो इन जनरल हर सिस्टम में होता ही है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं यहाँ पे फोकस यहाँ पे टीएलएस एसएसएल में बहुत बैठ जाता है, ठीक है। तो आगे आप जब देखोगे कि सिस्टम जब स्केल करोगे ना, तब ये सब डिस्कशन आप बता सकते हो। अभी के लिए आपको सिर्फ आर्किटेक्चर बताना है विदाउट थिंकिंग अबाउट स्केलिंग। और स्केलिंग अगर नहीं है तो आरडीएस ही बेस्ट रहता है, मतलब सीक्वल डेटाबेस। जब स्केलिंग करेंगे तब हम ये सब चेक करेंगे, अभी इस स्टेप में बेसिक आर्किटेक्चर बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है आपका स्टेप 5, ठीक है। पिछले स्टेप में आपने आर्किटेक्चर बनाया था, आर्किटेक्चर बनने के बाद अलग अलग सिस्टम में अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी किसी में एपीआई सर्वर पे फोकस जाता है, किसी किसी में क्लाइंट लेयर पे जाता है, किसी किसी में डेटाबेस लेयर पे जाता है, ठीक है। उसमें से मोस्टली जो मैंने देखा है ना, फोकस एपीआई सर्वर में रहता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में एपीआई सर्वर नॉर्मल रहता है, फोकस डेटाबेस में रहता है। ये दोनों स्टेप डिस्कस करने के बाद स्केलिंग पे आप जाओगे। तो स्टेप 5 है स्केलिंग ऑफ द सिस्टम। अब आप स्केल करने के बारे में सोचोगे, ठीक है। अभी तक जो था वो आपका नॉलेज का टेस्ट था, स्केलिंग में आपकी स्किल्स का टेस्ट होगा। तो मल्टीपल स्केलिंग के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि रेडिस, ठीक है, ज़ूकीपर, ठीक है, स्टेटलेस, स्टेटफुल, ठीक है। ये स्टेटलेस, स्टेटफुल, ये सब मैंने अपनी थ्योरी व्योरी में सब बताया हुआ है। रेडिस मोस्ट कॉमन, मतलब आपको पता ही है रेडिस क्या होता है, नहीं पता हो तो कमेंट में डाल देना, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ज़ूकीपर अभी मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत सारे सिस्टम में यूज होता है। यूआरएल शॉर्टनर का जब अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा ज़ूकीपर क्या होता है। तो ये सब कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम लोग स्केलिंग करते हैं। यहाँ पे आपका टेस्ट होता है कि कैसे इस कॉम्पोनेंट को आप अपने सिस्टम के अंदर डालोगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि नो सीक्वल सीक्वल डेटाबेस का डिसीजन। तो आपको कुछ ऐसी इस तरीके हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि मैं नो सीक्वल पे जाऊं कि सीक्वल पे जाऊं। फॉर एग्जांपल देखो, बहुत ज्यादा अगर आप किताबों में जाओगे ना तो अजीब अजीब सी वो चीजें बता देगा, और एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि जो काम सीक्वल से हो रहा है वो नो सीक्वल से भी हो जा रहा है। जैसे बहुत बड़े बड़े सिस्टम है, हाईली स्केलेबल भी है, और वो आरडीएस पे भी चल रहे हैं, जबकि किताबों में आप देखोगे कि सीक्वल या आरडीएस इस तरह के सिस्टम जो होते हैं, आरडीएस इज बेसिकली एडब्ल्यूएस प्रोवाइडेड सीक्वल डेटाबेस। आप किताबों में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा होगा कि जो सीक्वल डेटाबेस होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर स्केलिंग, ठीक है। तो डिसाइड करने के तरीके यही होते हैं यार, कि पहला स्टेप तो ये है कि अगर आपको एसिड ट्रांजैक्शन चाहिए अपने सिस्टम में, ठीक है, एसिड ट्रांजैक्शन मैंने एक थ्योरी के वीडियो में बीच में बताया था कि ये सब का क्या मीनिंग होता है। अगर आप दूसरों का भी वीडियो देख सकते हो, ना समझ में आया तो बता देना, इस पे एक और डिटेल बता दूंगा, डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एसिड ट्रांजैक्शन में जैसे मान लो कि एक यूजर आया, सेम टाइम पे एक और यूजर आया, ये जो एपीआई रिक्वेस्ट हिट होगी इस यूजर से, वो किसी शेयर्ड स्टेट में, मतलब डेटाबेस में कोई एक पर्टिकुलर टेबल है, उसकी रो है, वहां पे कुछ चेंज करना चाहती है। सिमिलरली सेम यूजर ने भी वही एपीआई कॉल की और वो भी सेम चेंज करना चाहती है। तो इस केस में दोनों रिक्वेस्ट एक साथ तो चेंज हो नहीं सकती, आपको ट्रांजैक्शन लगाने पड़ते हैं कि जब ये आदमी कुछ चेंज कर रहा है तो दूसरा वाला छेड़छाड़ ना कर पाए। अभी जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो दो तरह से लगते हैं।
जो पिछले आर्किटेक्चर डायग्राम में मैंने बताया था कि एक एपीआई लेयर होती है, एक डेटाबेस लेयर होती है। ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो जितने भी सीक्वल डेटाबेस है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे लग जाते हैं। मतलब आपको अपने एपीआई के कोड में हैंडल नहीं करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन, डेटाबेस लेवल पे ही वो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। ठीक है, सो सीक्वल डेटाबेसेस आर गुड फॉर एसी ट्रांजैक्शन। अगर आपको सिस्टम में बहुत अच्छा एसी ट्रांजैक्शन चाहिए तो आप सीक्वल डेटाबेस यूज कर लो। अगर आपके सिस्टम में बेस ट्रांजैक्शन, एक एसिड की तरह एक बेस ट्रांजैक्शन भी होता है, बेस ट्रांजैक्शन से काम चल जाएगा, तो उस केस में आप नो सीक्वल डेटाबेस पे भी जा सकते हो। आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं जो कि नो सीक्वल की तरह है, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं। बट सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में ये पहला बेंचमार्क है। ठीक है, इंटरव्यूअर बेसिकली चेक करना चाहता है कि आपका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, कि कौन से डेटाबेस पे जाना है। तो अगर सिस्टम में ऐसी ट्रांजैक्शन चाहिए जैसे कि बैंकिंग टाइप का सिस्टम है जहां मनी इन्वॉल्व है, या जब भी ऐसी टाइप की सिचुएशन बन रही हो कि दो लोग सेम डेटा पे एडिट कर सकते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, स्केलिंग करोगे तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी तो सेम टाइम पे भी आ सकती हैं, सेम टाइम पे आ सकती है तो सेम स्टेट पे एक साथ चेंज की नौबत आ सकती है। तो उस केसेस पे आपको ट्रांजैक्शन लगाना ही पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, तो आप स्टार्ट करोगे सीक्वल डेटाबेस से। ठीक है, अदरवाइज आप नो सीक्वल पे भी जा सकते हो। तो मैंने बताया था कि सीक्वल डेटाबेसेस में डेटाबेस लेवल पे ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट हो जाता है, आपको कोड पे नहीं करना पड़ता। और नो सीक्वल डेटाबेसेस में आपको कोड पे हैंडल करना पड़ेगा वो सारी चीजें। ठीक है, अब आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो कई बार आपको बताऊंगा कि समटाइम्स हैंडलिंग ट्रांजैक्शन एट कोड लेवल इज बेटर। फॉर एग्जाम्पल इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, ये मेरे थ्योरी के वीडियो में देखना, आपको पता लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब कुछ नहीं होता है, बस ऐसे समझ लो कि ये एक डेटाबेस है जिसमें कुछ टेबल है जिसपे आपको राइट करना है, इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, कोई मान लो अमेरिका में है, कोई इंडिया में है, कोई यूरोप में है। तो जब आप यहाँ पे राइट कराओगे उसके बाद आपको यहाँ पे भी राइट कराना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपने यहाँ पे राइट करा के बोल दिया कि हाँ रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, किसी बंदे ने सेम डेटा के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट मार दी रीड की, तो उसको स्टेल डेटा मिलेगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन के केसेस में आपको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जब सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल मान लो पैसा आपको ट्रांसफर करना है, यूएसए के सर्वर में आपका पैसा ट्रांसफर हो गया, अपडेट हो गया, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ, और फिर आपने बैलेंस मान लो इंडिया में चेक किया तो आपको पुराना बैलेंस दिखेगा। इसीलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब होते हैं ना तो उसमें सीक्वल डेटाबेसेस ही मोस्टली यूज होते हैं और स्ट्रांगली कंसिस्टेंट हो गया है। ठीक है, तो मेरा सेकंड टॉपिक ही स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी है। आप समझ गए ना। तो पहली बात तो है अगर एसी ट्रांजैक्शन चाहिए तो सीक्वल डेटाबेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको इंटरव्यूअर से पूछना पड़ेगा कि सिस्टम स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रहना है या इवेंचुअल कंसिस्टेंसी पे काम चल जाएगा। वैसे तो सिस्टम के बारे में सोच के आपको खुद पता लग जाएगा स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए कि वीक पे काम हो जाएगा। जैसे ट्रांजैक्शन वाले जितने सिस्टम होते हैं, पैसा वैसा ट्रांसफर करना वगैरह वगैरह, उसमें स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो इसमें भी सीक्वल लो, एसी ट्रांजैक्शन चाहिए, इसमें भी सीक्वल लो। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप, डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर है या सेमी स्ट्रक्चर है। अगर डेटा आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब कि सपोज करो एक एंटिटी है यूजर, अब उसकी मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, नाम पता ईमेल होगा, उसका एड्रेस होगा, ठीक है, हो सकता है उसकी कोई डेजिग्नेशन हो कि मंत्री है कि पुलिस ऑफिसर है कि क्या है, इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर होगा। जो भी एक नया यूजर आएगा उसकी कुछ ना कुछ डेस्टिनेशन होगी। सिस्टम इस तरह का है कि यूजर आया तो उसकी कुछ ना कुछ डेस्टिनेशन होगी, कुछ ना कुछ ईमेल होगा, कुछ ना कुछ पता होगा, उसके पास कुछ ना कुछ कार भी होगी, कुछ ना कुछ घर भी होगा। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। ऐसे ही सपोज करो सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि एक यूजर आए जिसका अभी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उसके पास कोई कार भी नहीं है। कोई यूजर आया जिसके पास डेस्टिनेशन तो है बट कार नहीं है। कोई यूजर आया जिसके पास कार तो है बट कुछ और भी चीजें हैं, तो वो होता है सेमी स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा जब आपके पास हो
तभी आप सीक्वल डेटाबेस पे जा सकते हो। सेमी स्ट्रक्चर अगर डेटा है आपके पास तो आपको जाना ही पड़ेगा नो सीक्वल डेटाबेसेस में। तो क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, आप बोलोगे कि नो सीक्वल डेटाबेस में जाना है, बट देन आप सोचोगे कि यार एसिड ट्रांजैक्शन भी चाहिए, अब क्या करें? तो आप बोलोगे कि एसिड ट्रांजैक्शंस कैन बी हैंडल्ड एट एपीआई लेयर। ठीक है, ये सब आपको बताना होता है वहां पे। अब आते हैं चौथे स्टेप पे। स्केलेबिलिटी करते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि डेटाबेस में एट द एंड कितनी रिक्वेस्ट आएंगी। तो फॉर एग्जांपल सिस्टम का जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है वो होता है फ्रंट एंड, जिसपे हजारों रिक्वेस्ट आती हैं, फिर उसमें से कुछ कुछ जाती हैं मिडल लेयर यानी एपीआई लेयर पे। अब एपीआई लेयर में मान लो कोई मैसेज क्यू व्यू लगा हुआ है, तो जो बहुत सारी रिक्वेस्टें आई थी कुछ उसमें से मैसेज क्यू में चली जाएंगी और थोड़ी थोड़ी एपीआई लेयर पे जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे रिक्वेस्ट मूव करती है आपके सिस्टम के अंदर, लोड जो था ट्रैफिक वो कम होता जाता है। इसीलिए जो डेटाबेस लेयर है वो आखिरी लेयर है, उसमें थोड़ा कम ट्रैफिक आता है। स्टिल समटाइम्स दैट ट्रैफिक इज टू मच। तो आपको स्केलेबिलिटी में ध्यान देना होता है। बॉटम लाइन ये है कि अगर 10K से कम रिक्वेस्ट, मान लो पर सेकेंड 1K 2K राइट रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस केस में सीक्वल डेटाबेस से काम चल जाता है। अगर 10K राइट रिक्वेस्ट है, 10K राइट रिक्वेस्ट है, तो सीक्वल डेटाबेस से काम नहीं चलता है, नो सीक्वल पे ही जाना पड़ता है। देखो रीड स्केलेबिलिटी वो दोनों की एक जैसी होती है, नो सीक्वल हो चाहे सीक्वल है, दोनों ही इजिली रीड स्केलेबल। मतलब जैसे AWS जो सीक्वल डेटाबेस प्रोवाइड करती है RDS, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के आपको देती है। तो आप बोल सकते हो कि खुद से सीक्वल डेटाबेस को स्केल अप स्केल डाउन करना थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू नो सीक्वल, बट मॉडर्न सिस्टम लाइक RDS दे प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो AWS का सीक्वल सिस्टम जैसे RDS या AWS का नो सीक्वल सिस्टम जैसे डायनेमो, दोनों ही इजिली रीड स्केलेबल होते हैं। प्रॉब्लम आती है राइट स्केलेबिलिटी में। ठीक है, सीक्वल डेटाबेसेस आर नॉट सुटेबल फॉर हाई राइट स्केलेबिलिटी, नो सीक्वल डेटाबेस आर सुटेबल, क्योंकि सीक्वल डेटाबेस में डेटाबेस लेवल पे ट्रांजैक्शन लगते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लॉक मतलब एक बार में एक रिक्वेस्ट। तो अगर बहुत सारी सीक्वल डेटाबेस में राइट रिक्वेस्ट आएंगी तो ट्रांजैक्शन लगेगा जिसमें एक ही रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, बाकी वेट करेंगी। नो सीक्वल डेटाबेसेस में ट्रांजैक्शन डेटाबेस लेवल पे नहीं लगता है, वो एपीआई लेवल पे लगता है। एपीआई लेवल यानी आपका सर्वर, आपकी एपीआई, तो एपीआई के कोड में आप ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकते हो अपने हिसाब से। इसीलिए नो सीक्वल डेटाबेस आर मोर सुटेबल फॉर राइट स्केलेबिलिटी। ठीक है, यहीं पे अगर एक और चीज है, कंसिस्टेंसी अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए तो उस केस में स्केलेबिलिटी थोड़ी कम रखनी पड़ती है। राइट स्केलेबिलिटी अपने आप थोड़ी कम हो जाएगी अगर आपको कंसिस्टेंसी स्ट्रॉन्ग चाहिए। ऐसा क्यों होता है? सपोज करो यहां एक डेटाबेस इंस्टेंस है और यहां भी एक डेटाबेस इंस्टेंस है, ऐसे हजारों इंस्टेंस हैं। ठीक है, अब कंसिस्टेंट रखने का मतलब है कि कोई राइट रिक्वेस्ट इस इंस्टेंस पे भी आई तो जब तक वो इधर रेप्लिकेट नहीं हो जाएगी तब तक हम रिस्पॉन्स नहीं भिजवा पाएंगे। तो इधर पे लॉक लगेगा, मतलब रिक्वेस्ट आई, पहले इधर चेंज हुआ, फिर इधर चेंज हुआ, फिर इधर चेंज हुआ, फिर इधर चेंज हुआ, इतनी देर तक एक ही रिक्वेस्ट प्रोसेस होती रहेगी, है ना, सीक्वल के केस में, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेटाबेस लेवल पे लगता है, तो बाकी रिक्वेस्टें वेट करेंगी, तो अपने आप राइट स्केलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ आपको भी डिस्कस करने पड़ते हैं, आगे स्टेप में मैं बताऊंगा। ये मैं जनरल स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे डिसाइड करें कि सीक्वल डेटाबेस पे जाना है कि नो सीक्वल डेटाबेस पे।
ठीक है, ये हो गया डेटाबेस का डिजाइन। अब मेरे थ्योरी के वीडियो में आपने देखा था कि डेटाबेस को स्केल करने की अलग अलग टेक्निकें होती हैं, जैसे मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, और सिंक प्रोसेसिंग, एसिंक प्रोसेसिंग, मतलब सिंक रेप्लिकेशन, एसिंक रेप्लिकेशन। वो सारी चीजें यहां पे आपको सोचनी पड़ेंगी। स्केलिंग डेटाबेस की हो गई। अब आपको स्केलिंग करनी होती है एपीआई सर्वर की। ठीक है, तो इसी फिफ्थ स्टेप था आपका स्केलिंग के बारे में सोचना। तो सिस्टम में मैंने आपको बताया था 3 लेयर होती है। पहली होती है वेब लेयर, दूसरी होती है एपीआई लेयर, तीसरी होती है डेटाबेस लेयर। स्केलिंग आपको केवल डेटाबेस और एपीआई लेयर की सोचनी है। डेटाबेस कैसे डिसाइड करते हैं मैंने अभी बता दिया। एपीआई लेयर की भी स्केलिंग करनी होती है, ये फिफ्थ का ही मान लो 2 स्टेप है। ठीक है, एपीआई लेयर स्केलिंग। तो एपीआई लेयर स्केलिंग में आपको ये सब डिस्कस करना होगा कि आप स्टेटलेस आर्किटेक्चर रखोगे या स्टेटफुल आर्किटेक्चर रखोगे। अब आपने अगर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बोल दिया कि बाय डिफॉल्ट स्टेटफुल आर्किटेक्चर आर गुड फॉर स्केलिंग, तो गया, खत्म, समाप्त। स्टेटलेस आर्किटेक्चर आर गुड फॉर स्केलिंग होता है। तो जब आप बताओगे ना कि अब मैं अपनी एपीआई लेयर को स्केल कर रहा हूं, मल्टीपल इंस्टेंस बनेंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इन सब के लिए मुझे एक कॉमन हैश बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये इंटरव्यूअर को आपको बताना पड़ेगा, कॉमन कैश बनानी पड़ेगी। ठीक है, और यहीं पे कुछ चीजें जैसे कि जू कीपर, मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा जू कीपर क्या होता है, वो सब भी आपको यहीं पे पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। जू कीपर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्या हम एक तो मैंने यहाँ पे हैश लगा दी, रीड रिक्वेस्ट को फास्ट करने के लिए क्या डेटाबेसेस के बीच में भी हैश लगाएंगे, ये सब आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केलिंग डिस्कस करोगे। और एक और चीज होती है मैसेज क्यू, वो भी मेरे थ्योरी के वीडियो में आप पढ़ लेना कि मैसेज क्यू हमें लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, ये सब आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अगला स्टेप आता है कॉन्फ्लिक्ट्स। जब आप सिस्टम को स्केल करोगे तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी, एक ही टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती हैं, शेयर्ड स्टेट पे ऑपरेट भी कर सकती हैं, तो उस केसेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यूअर को कि कॉन्फ्लिक्ट आप कैसे रिजॉल्व करोगे। आप ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग यूज करोगे या पेसिमिस्टिक लॉकिंग यूज करोगे। जैसे गूगल डॉक्स वगैरह का अगर सिस्टम डिजाइन आ गया तो उस पूरे इंटरव्यू में डिस्कशन इसी पे चला जाता है। बच्चे क्या करते हैं, डेटाबेस टेबल गिनाने लगते हैं, वो सब नहीं करना है, तो आपको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। तो अगला स्टेप था कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व, तो वो आप ऐसे कर सकते हो। पूरा डिस्कशन इस चीज पे जाएगा कि आप लॉकिंग किस तरह की यूज करोगे, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करोगे। ठीक है, अब आता है लास्ट स्टेप, मतलब सेकंड लास्ट स्टेप, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ये भी मेरे थ्योरी के वीडियो में रिलायबिलिटी सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया था। सिंगल पॉइंट फेलियर, सिंगल पॉइंट फेलियर वो होते हैं जो अगर डाउन हुए तो पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाएगा। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को कैसे हैंडल करोगे, जब पूरा आर्किटेक्चर आपने स्केल विस्केल करके बना दिया, रेडिस पेडिस लगा दिया, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करोगे कि मेरे पूरे सिस्टम में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहां पे है। आप नहीं करोगे तो एट द एंड इंटरव्यूअर बोल देगा, इंटरव्यूअर ने बोल दिया तो खत्म। इसलिए पहले आपको डिसाइड करना होगा, देखना पड़ेगा कि जो भी आपने आर्किटेक्चर बनाया है उसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहाँ है, उन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को कैसे हटाते हैं, ये भी मैंने आपको थ्योरी के वीडियो में अपने बताया था, रिडंडेंसी ला के सिस्टम में। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आपको हटाने ही है, यहाँ आपको एक ट्रेड ऑफ डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हटाने के लिए रिडंडेंसी ला रहे हैं, तो इसका मतलब कि सिस्टम की लेटेंसी थोड़ी सी अप होगी। क्यों अप होगी, ये मेरे थ्योरी के वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद 11वां स्टेप सातवां स्टेप आता है, ये था 7th स्टेप। अब आता है 8th स्टेप।
8 स्टेप इज लाइक एंड, सब कुछ आपका बन गया, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन गया। अब आपको पूरे सिस्टम के ट्रेड ऑफ डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब देखो, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, वो बेसिकली स्टेप नहीं है, एक बोलते हैं लोग फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो मैं इसको कोई स्टेप नहीं मानता, क्योंकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, लेटेंसी वेटेंसी गई भाड़ में, जो आपकी फंक्शनिंग है सिस्टम की वो पूरी होनी चाहिए। जैसे यूआरएल शॉर्टनर के केस में बड़ी यूआरएल यूजर ने भेजी, छोटी यूआरएल उसे मिली, छोटी यूआरएल यूजर ने भेजी, बड़ी यूआरएल सिस्टम ने उसको दी। ये फंक्शनिंग था, वो तो काम करनी ही चाहिए। ये अगर नहीं कर पाए तो पूरा खत्म फिर तो इंटरव्यू। ऑन टॉप ऑफ इट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जैसे मैंने आपको बताया, स्केलेबिलिटी आपको डिस्कस करनी होगी, ठीक है, अवेलेबिलिटी डिस्कस करनी होगी। तो जो स्केलिंग वाला स्टेप था ना, वहां पे ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्कस हो जाती है। अब देखो, कोई भी सिस्टम पूरी तरह स्केलेबल और पूरी तरह अवेलेबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो नहीं पता, बट कैप थ्योरम नाम की एक चीज है। थ्योरम क्या होती है, रट लो। कैप थ्योरम का मतलब कोई भी सिस्टम पूरी तरह स्केल नहीं हो सकता, पूरी तरह अवेलेबल नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो तो कमेंट कर देना, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, अभी स्कोप आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है। तो आप ऐसा सिस्टम बना ही नहीं सकते जिसकी लेटेंसी भी बहुत अच्छी हो, बहुत कम लेटेंसी हो, ठीक है, सिस्टम अवेलेबल भी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी रिलायबिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, टाइम फ्रेम का फर्क होता है, मेरे थ्योरी के वीडियो में देखोगे। और आप बोलो कि सिस्टम हमारा रिलायबल भी हो, ठीक है, और कंफ्लिक्ट भी ना आए, ठीक है। ये सारी चीजें आपके सिस्टम में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको ट्रेड ऑफ डिस्कस करने पड़ेंगे कि टू मेक श्योर दैट द सिस्टम इज अवेलेबल और देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, आई एडेड अ रिडंडेंसी, और to scale a database I did master और master slave configuration, but latency of the system will increase a little bit because of this। और यूजर ने अगर ऐसा बोला कि लेटेंसी कैसे डिक्रीज करोगे इंटरव्यूअर ने, तो आप बोल दोगे फॉर दैट उसको टू ब्रिंग लेटेंसी लिटिल बिट डाउन आई विल यूज रेडिस। तो ये सब ट्रेड ऑफ आपको डिस्कस करने पड़ते हैं, बट ध्यान रखना ट्रेड ऑफ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होते। कि आपको सिस्टम में रिक्वायरमेंट दी कि यूजर शुड बी एबल टू गेट अ शॉर्ट यूआरएल फ्रॉम लॉन्ग और लॉन्ग यूआरएल फ्रॉम शॉर्ट, आपने बोल दिया यार इस सिस्टम में एक ट्रेड ऑफ है, लॉन्ग यूआरएल से शॉर्ट तो बन जाएगी, शॉर्ट से लॉन्ग नहीं बन जाएगी, वो भगा देगा वो, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ आर ऑलवेज रिलेटेड टू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब आता है लास्ट स्टेप। इसमें क्या होता है ना, तुमने ट्रेड ऑफ डिस्कस कर दिए वगैरह वगैरह, अब इंटरव्यूअर क्या करता है ना, फर्दर डिग डीप करना चाहता है। तो वो क्या करेगा ना, एक एक्स्ट्रा फंक्शनल रिक्वायरमेंट डाल देगा और तुमसे बोलेगा कि जो आर्किटेक्चर तुमने बनाया है वो तो सही है, एक और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आ गई, उसको कैसे हैंडल करोगे। तो फिर से तुम्हें बताना पड़ता है कि इस आर्किटेक्चर में एक सर्विस हमें अलग से लगानी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो ये जो मैंने तुमको स्टेप बताए ना, 8-9 स्टेप, ये जनरल स्टेप होते हैं किसी भी हाई लेवल डिजाइन के इंटरव्यू को फॉलो करने के लिए। तुम लोग वीडियोस देखोगे या किताबें पढ़ोगे ना, तुम लोगों को कई बार ऐसा लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में तो पूरा फोकस उसने डायरेक्ट स्केलिंग से चालू कर दिया, या इस क्वेश्चन में पूरा फोकस उसने एपीआई डिजाइन पे चालू कर दिया। तो बेसिकली इन्हीं स्टेप्स को वो लोग फॉलो करते हैं, बट तुम्हें ऐसे लिख के नहीं बताते कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, कोई चीज ना समझ में आई हो तो वो भी बताना। अगले वीडियो से मैं रियल इंटरव्यू क्वेश्चन चालू कर रहा हूं, तो मेरे थ्योरी के क्वेश्चन जरूर देख लेना, थ्योरी की जो प्लेलिस्ट है, एटलीस्ट स्केलेबिलिटी तो जरूर ही देख लेना, उसके बिना फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।